धन्वंतरी कंपनी के द्वारा एक 200 साल की रिसर्च इंट्रोड्यूस की जा रही है। 200 साल से एक रिसर्च चल रही थी, ह्यूमन बॉडी हेल्दी है तो क्यों है और बीमार है तो क्यों है। ये रिसर्च कंप्लीट हुई 1986 से 2006 के बीच में। तो इसको इंडिया में इंट्रोड्यूस किया डॉक्टर विजय भटकर ने। डॉक्टर विजय भटकर भारत रत्न है, जिन्होंने सुपर कंप्यूटर परम ढूंढा था। इनका अभियान है हेल्दी इंडिया। इस हेल्दी इंडिया अभियान के लिए उन्होंने इस मॉलिक्यूल को 2027 तक एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है पूरे एशिया के लिए। धन्वंतरी कंपनी के चेयरमैन है डॉक्टर रमेश पाटिल, जो एमडी डॉक्टर है, गोल्ड मेडलिस्ट है, जिनकी 2 हॉस्पिटल है, सिटी स्कैन सेंटर है, कैथ लैब है, जहां बाईपास वगैरह होता है। डॉक्टर रमेश पाटिल ने 7000 पेशेंट पर क्लिनिकल ट्रायल लेने के बाद इस प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च किया है। इसमें से 39 केस के हार्ट के ब्लॉकेज ठीक हो चुके हैं, कई अस्थमा के पेशेंट, सोरियासिस पेशेंट, ऐसे अलग अलग बीमारी के पेशेंट ठीक हो चुके हैं। अभी हम देखेंगे कि WHO स्वास्थ्य के बारे में क्या कहता है। WHO की स्वास्थ्य की व्याख्या बहुत कम लोग समझ पाए हैं और बहुत कम लोग इसको समझा पाए हैं। WHO कहता है फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ एंड सोशल हेल्थ। पहले बात करेंगे फिजिकल हेल्थ की। सिर के बाल से पैर के नाखून तक अगर कोई बीमारी है तो ढूंढने के लिए मशीन है, लेकिन क्वेश्चन है ट्रीटमेंट का। अगर ट्रीटमेंट की बात करें तो हड्डी की शायद ही कोई बीमारी ठीक होती है, नर्वस सिस्टम की बीमारी शायद ही कोई ठीक होती है, बहुत कम नर्वस सिस्टम की बीमारी के इलाज है। डायबिटीज जिंदगी भर दवाई लेना पड़ता है, थायराइड जिंदगी भर दवाई लेना पड़ता है, कैंसर ठीक नहीं होता है, एड्स ठीक नहीं होता है, यानी बहुत सारी बीमारियां ठीक नहीं होती है। डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़ना चाहिए कि कम होना चाहिए? अगर लॉजिकली सोचे तो डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट कम होने चाहिए, लेकिन हुआ यह है डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट बढ़े हैं। ऐसा क्यों हुआ है हम अभी आगे देखेंगे। मेंटल हेल्थ, शरीर में होने वाली हर बीमारी के पीछे हमारा मानसिक स्वास्थ्य जवाबदार होता है। अगर जिसके सिर पे बोझा है उसको पैरालाइज होता है। फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी, पैसा है तो चले जाने का डर, नहीं है तो नहीं आने का डर, ऐसी कंडीशन में रीढ़ की हड्डी पर असर होती है। सोशल हेल्थ, अगर मेरा दोस्त मेरे मोहल्ले में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाता है तो सबसे ज़्यादा खुशी किसको होगी? मेरे दोस्त को होगी, क्योंकि हम सोचते हैं कि ये पिछली बेंच पे बैठता था, पीछे से तीसरा नंबर आता था, इसका होमवर्क मैं करता था, आज ये बड़ा आदमी कैसे बन गया। बाजू वाले की गाड़ी है तो मुझे प्रॉब्लम, मेरी गाड़ी है तो बाजू वाले को प्रॉब्लम। तो मनुष्य का प्रॉब्लम यह है कि हम दूसरों का अच्छा देखकर खुश नहीं हो सकते हैं, लेकिन दूसरों का अच्छा देखकर हमें प्रेरणा लेकर हमें भी अच्छा बनना चाहिए। इसको सोशल हेल्थ कहते हैं। बात करेंगे अभी कि डॉक्टर बढ़ने से पेशेंट क्यों बढ़ गए। क्योंकि 50 साल पहले डॉक्टर कम थे, पेशेंट कम थे, क्योंकि बीमारी के कारण कम थे। आज हर आदमी गुजरात के अंदर 5 सिगरेट पी रहा है, महाराष्ट्र के अंदर मुंबई में हर आदमी 6 सिगरेट पी रहा है, कानपुर में हर आदमी 15 सिगरेट पी रहा है। इतना धुआं है। 50 साल पहले इतना धुआं नहीं था। पानी की बात करें तो पाइपलाइन से पानी आता है। कई बिल्डिंगों में 20-20, 25-25 साल पुरानी पाइपलाइनें लगी हुई है। खाने की बात करें, हर खाने में कहीं ना कहीं केमिकल है, चाहकर भी हमें शुद्ध खाना नहीं मिलता है। ये 3 चीज़ 50 साल पहले शुद्ध थी, इसलिए बीमारी कम थी। आज ये तीनों चीज़ शुद्ध नहीं है, यही मिलेगा, यही खाना पड़ेगा, बीमारी तो रहेगी। इसके अलावा लोगों की ज़िंदगी में नशा न होने के कारण कोई गुटखा खा रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई कुछ। बाकी ज़िंदगी अपने आप में एक नशा है, इसकी ज़रूरत नहीं है, फिर भी लोग खाते हैं। फिर लेज़ी लाइफस्टाइल है, सॉफ्ट ड्रिंक है, तनाव भरी ज़िंदगी है। लेकिन आज बड़ी समस्या है एमडी डॉक्टर के लिए भी, वो है सुपर बग्स यानी कि वायरस और दवाई की दौड़ में वायरस जीत गया, दवाई हार गई है। आज उस मुकाम पे हम खड़े। इसके अलावा हम लोग 700 प्रकार के रेडिएशन में जीते हैं। हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्रीक्वेंसी निकलती है, जो बहुत ही हार्मफुल है। सबसे डेंजर और पावरफुल रेडिएशन है हमारा मोबाइल फोन। तो ये 700 प्रकार के रेडिएशन और ये सब कारणों की हमारे शरीर पर असर होती है, उसको मेडिकल भाषा में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कहते हैं। ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस सेल्यूलर लेवल पर होता है। बॉडी बनी है 60 ट्रिलियन सेल से। अगर घुटने के सेल्स पे इसकी असर होगी तो घुटने की बीमारी, ब्रेन या किडनी या बॉडी के जो हिस्से के सेल्स पे उसकी असर होती है, उसके संबंधित बीमारी होती है। देखा गया है एक आम आदमी की ज़िंदगी की 40% कमाई डॉक्टर के इलाज में जाती है। पैसा बड़ी मेहनत से आता है। ज़िंदगी में ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी मेहनत की कमाई वाइट कोट या काला कोट वाला ले जाए।
ये देख रहे हैं हेल्दी फैमिली, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली हैप्पी फैमिली है। मोटापा हेल्थ नहीं कहलाता। ये कार है जिसकी हम चिंता करते हैं, करनी चाहिए, क्योंकि 3 लाख 5 लाख 10 लाख 20 लाख की आती है। टाइम टू टाइम सर्विसिंग कराते, पेट्रोल भरते, साफ सफाई करते। ये शरीर है, फ्री में मिला है, इसकी चिंता नहीं करते हैं क्योंकि कोई पैसा नहीं लगा है। दूसरी गाड़ी खरीद सकते हैं, दूसरा शरीर नहीं मिलेगा। बैंक बैलेंस बढ़ता है तो दिखता है, बैंक बैलेंस घटता है तो दिखता है, लेकिन एक उम्र के साथ शरीर का बैलेंस सिर्फ घटता है और घटते ही जाता है। और वो बैलेंस है हमारे बॉडी के 90 इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, और उसको नॉमिनल दाम में रिफिल करने के लिए धन्वंतरी लाया है इम्यूरिज। तो ये इम्यूरिज क्या है? बच्चा जब पैदा होता है और माँ उसको पहले 3 दिन दूध पिलाती है, उस पहले 3 दिन के दूध से बच्चे को 90 मॉलिक्यूल मिलता है। अगर वो जिंदगी भर चलेगा तो इंसान जब तक जिंदा है बीमार नहीं होगा। लेकिन ये मॉलिक्यूल एक उम्र के बाद वीक होने लगता है या ख़त्म होने लगता है, या एक उम्र के पहले भी कई कारणों से, और उसकी वजह से जो बीमारी होती है, उस बीमारी को ठीक करने में वही मॉलिक्यूल चाहिए जो हमें एलोपैथी दवा, होम्योपैथी दवा, आयुर्वेदिक, यूनानी या कोई फूड सप्लीमेंट या विटामिन की गोली या खाने की दवाई से नहीं मिलता है। तो कहाँ से मिलेगा? तो साइंस को पता चला 200 साल से जो रिसर्च चल रही थी कि गाय जब बच्चा पैदा करती है तो पहले 3 दिन के दूध में सेम 90 मॉलिक्यूल है, 4 गुना पावरफुल है। इम्यूरिज बनी है पहले 16 घंटे के दूध से, 90 मॉलिक्यूल डिराइव करके इम्यूरिज बनी है। इस गाय के पहले 3 दिन के दूध की बहुत महिमा है। आयुर्वेद ने इसको गोपीयूष कहा है। लेकिन हम बात करेंगे 200 साल के इतिहास की। 18वीं सदी में इसको व्हाइट ब्लड कहते थे। 19वीं सदी में रोमेटोइड आर्थराइटिस के लिए इसका रिसर्च हुआ है। इटाली के डॉक्टर इन्फांट डायरिया, बच्चे की बीमारी के लिए इसका उपयोग करते थे। डॉक्टर अल्बर्ट सेबिन ने ढूंढा कि गाय के पहले 3 दिन के दूध के अंदर पोलियो का एंटीडोट है। ये रिसर्च 1986 से 2006 के बीच में उस लेवल पे कंप्लीट हुई कि अगर मैं किसी को कहता हूं कि पानी में लाल कलर डालने से क्या होता है, तो उसका आंसर होगा कि पानी लाल होता है। इसी तरह अगर इसमें प्लेटलेट डिराइव ग्रोथ फैक्टर है तो प्लेटलेट बढ़ेगा ही, कार्टिलेज ग्रोथ फैक्टर तो कार्टिलेज बनेगा ही। उस लेवल पे साइंस ने प्रूव किया, इसीलिए लैंसेट और पबमेड ने इसको अप्रूवल दिया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। दुनिया में बहुत कम दवाई के बारे में लैंसेट और पबमेड में रेफरेंस है। अगर एक एमडी डॉक्टर को जब हम कहते हैं कि लैंसेट और पबमेड में रेफरेंस है, तो इसका मतलब ये है कि ये मॉलिक्यूल को साइंटिफिकली प्रूव किया गया है। अब हमें फिर से प्रूव नहीं करना है। मेडिकल जर्नल में इसके बारे में छप चुका है। जिस 90 तत्व की बात की गई है, कंपनी ने अपने किताब में लिख कर दिए हैं। ये दवा होने के कारण दुनिया को जो सर्टिफिकेट लगते हैं लीगली, वो सारे सर्टिफिकेट इस प्रोडक्ट को मौजूद है। FDA, हलाल, GMP वगैरह सर्टिफिकेट मौजूद है। ये 90 तत्व 3 हिस्सों में विभाजित होते हैं। पहले हिस्से को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं, दूसरे को इम्यूनोमोड्यूलेटर और तीसरे को कहते हैं एंटीऑक्सीडेंट। पहले हम बात करेंगे ग्रोथ फैक्टर की। ग्रोथ का मतलब है विकास। कॉकरोच छोटा है, युवा है, ओल्ड है। बकरी का बच्चा छोटा है, युवा है, ओल्ड है। कबूतर और पेट। एक बच्चा गर्भ में सिंगल सेल से डेवलप होता है, जहां पर हम उसे देख भी नहीं सकते। एक दिन वही बच्चा 5 और 6 फुट का आदमी बन जाता है। ये कैसे घटित होता है? ग्रोथ फैक्टर के कारण। तो क्या है ये ग्रोथ फैक्टर? वेरी लो मॉलिक्यूल वेट पेप्टाइड को ग्रोथ फैक्टर कहते हैं। पेप्टाइड बनता है मिनिमम 2 अमाइनो एसिड और लेस देन 50 अमाइनो एसिड से। जब अमाइनो एसिड 50 के ऊपर होता है तो प्रोटीन बन जाता है। प्रोटीन किडनी को नुकसान करता है, पेप्टाइड किडनी को रिपेयर करता है। पेप्टाइड की साइज है 0.1 नैनोमीटर। बाल की थिकनेस होती है 10,000 नैनोमीटर, यानी बाल से ये 10,000 गुना से भी ज़्यादा छोटा है। इतना सूक्ष्म होने के कारण ये सेल्स में एंटर होकर माइटोकॉन्ड्रिया को रिपेयर करता है, DNA सिंथेसाइज करता है। अगर ये घटना हो सकती है तो इस पृथ्वी की सभी बीमारी पे प्रोडक्ट काम कर सकता है। ये सारे ग्रोथ फैक्टर इसके अंदर है। अगर आप इंटरनेट जानते हैं और इंटरनेट में ये सब डाल के देखना शुरू करोगे इस रिसर्च को दुनिया की, तो रोज 3 घंटा पढ़ोगे तो 3 से 5 साल पढ़ोगे तभी भी ये पढ़ाई खत्म नहीं होगी। उतना रिसर्च दुनिया में हो चुका है। अब हमें फिर से रिसर्च नहीं करना है, रिसर्च हुआ है। पहले हम बात करेंगे इस ग्रोथ फैक्टर में से कुछ ग्रोथ फैक्टर के बारे में देखेंगे। एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर, इसका काम है सेल्स प्रोलिफरेशन। हमारी बॉडी सेल्स से बनी है
कंटिन्यू सेल्स मरते हैं, पैदा होते हैं, घटना चलते रहती है, उसको अच्छी तरह होने देना, वो काम एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर का। सेल डिफरेंशिएशन, एक इंसान का घुटने का सेल डिजेनरेट हो रहा है, किडनी का, ब्रेन का या शरीर के कोई हिस्से का, तो एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर सेल प्रोलिफरेशन के दौरान ये नक्की करता है किसने क्या बनना है। ये कहता है जाओ आप घुटने के सेल बन जाओ, जरूरत वहाँ है। ये कहता है जाओ आप नर्व सेल बन जाओ, जरूरत वहाँ है। ये कहता है किडनी सेल बन जाओ, जरूरत वहाँ है। तो जहाँ जरूरत है उसके मुताबिक सेल्स बनते हैं। जब तक ये प्रक्रिया चलती है तो हम यंग और फिट रहते हैं, यानी शरीर तंदुरुस्त रहता है। जब ये क्रिया में गड़बड़ी हुई तो बीमारी और वृद्धत्व की शुरुआत होती है। एंजियोजेनेसिस, अगर ब्लॉकेज है और एपिडर्मल ग्रोथ फैक्टर मिले तो प्री एग्जिस्टिंग आर्टरी में से नई आर्टरी बनती है। एपोप्टोसिस का मतलब है कि प्रोग्राम सेल्स डेथ, यानी कि सेल्स के अंदर प्रोग्राम है कभी वो मरेगा, तो इस सेल्स की लाइफ को बढ़ाता है, इसलिए इसको एंटी एपोप्टोसिस कहते हैं। इसमें है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर, नॉर्मल लैंग्वेज में हम इसको फायर ब्रिगेड कहेंगे। ये वुंड हीलिंग करता है, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, गर्भ के विकास में मदद करता है। जब गायनेक डॉक्टर कहते हैं गर्भ का विकास नहीं हो रहा है तो उसके लिए दूसरा कोई सोल्यूशन नहीं है। प्रीमेच्योर बच्चा पैदा हो सकता है, विकलांग बच्चा पैदा हो सकता है, या प्रेगनेंसी में डिफिकल्टी होती है। इस इम्यूरिज के अंदर फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होने के कारण ये गर्भ के विकास में मदद करता है। प्रेग्नेंट लेडी को ये जरूर लेना चाहिए, बच्चा हेल्दी है तो भी, और प्रेगनेंसी अच्छी तरह रहे इसके लिए, अच्छी तरह चले। एक्सीडेंट होता है, मसल आर्टरी वेन डैमेज है, तो ये वैरायटी ऑफ सेल्स एंड टिश्यू बनाता है। ये काम है फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर का। इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1, 1990 तक इसको सोमेटोमेडिन के नाम से जाना जाता था। 1990 के बाद इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर 1 के नाम से जाना जाता है, लेकिन मुझे ये नाम ठीक नहीं लगता है, क्योंकि इसका नाम होना चाहिए ऑल इन वन ग्रोथ फैक्टर, इसलिए कि ये हमारे बॉडी का क्रिएटर है, डायरेक्टर है, गॉड है, बॉस है, जो कहना है कहो। ये हमारे बॉडी में बहुत कुछ कर सकता है, और मेडिकल साइंस में सबसे बड़ी खोज ये है। अगर आप इंटरनेट पे इसके बारे में देखोगे तो आपको सरप्राइज होगी कि कितनी रिसर्च हुई है। ये मसल्स बनाता है, मसल सेल्स बनाता है, ये कार्टिलेज को बनाता है। कार्टिलेज का मतलब है कि हमारे शरीर में 206 हड्डी है, हर हड्डी के बीच जो गादी होती है उसको कार्टिलेज कहते हैं। आज तक साइंस मानता था कार्टिलेज वापस नहीं बनता है, लेकिन IGF-1 कार्टिलेज को वापस बनाता है। बनने की प्रक्रिया का समय है 6 months to 3 years। आज तक साइंस मानता था पेनक्रियास के सेल्स वापस नहीं बनते हैं, IGF पेनक्रियास के सेल्स को रीजनरेट करता है। आज तक साइंस मानता था लंग सेल्स वापस नहीं बनता है, IGF रीजनरेट करता है। आज तक साइंस मानता था नर्व सेल्स नहीं बनता है, ये रीजनरेट करता है। आज तक साइंस मानता था किडनी सेल्स नहीं बनता है, IGF रीजनरेट करता है। ये 5 प्रकार के सेल्स को IGF-1 के अलावा कोई भी रीजनरेट नहीं कर सकता। और दूसरी मजेदार बात यह है कि ये IGF-1 पूरे एशिया के अंदर सिर्फ इम्यूरिज के अंदर है, आपको दूसरे कोई प्रोडक्ट में ये मिलेगा नहीं। IGF-1 लीवर को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हेपेरिन प्रोड्यूस होता है, जिसका काम है ब्लॉकेज को खोल देना। ब्लॉकेज बॉडी में कहीं भी हो सकता है, जहाँ जहाँ ब्लड घूमता है वहाँ ब्लॉकेज होता है। शरीर के हर हिस्से को ब्लॉकेज ढूंढने के लिए साइंस ने अभी तक तरक्की नहीं की है। अगर हम हार्ट की बात करें तो कोरोनरी आर्टरी 3 हिस्सों में 3 पार्ट, उसके 3 ब्रांच डिवाइड होते हैं, उसके बाद रीब्रांच। लेकिन ये रीब्रांच होते होते हार्ट के हर सेल्स पे पहुंचती है, जिसको कैपिलरीज कहते हैं। कैपिलरीज बाल से 10 गुना छोटी होती है। अगर छोटे रूट में ब्लॉकेज है तो ढूंढने के लिए साइंस के पास कोई टेक्निक नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं सोचिए कि ब्लॉकेज सिर्फ हार्ट के कोरोनरी में होता है, डीप लेवल में भी होता है, बॉडी में कहीं भी हो सकता है। इसीलिए तो इंसान का शरीर ढीला ढाला होने लगता है, क्योंकि सर्कुलेशन फ्लो वीक होता है। उसी को कहते हैं उम्र बढ़ने की प्रक्रिया। हम कहते हैं ना इसका खून जवान है, खून गर्म है। क्यों गर्म है? गर्म का मतलब वो घूम रहा है। IGF-1 बच्चों में कम बनेगा तो हाइट शॉर्ट रहती है, बहुत ज़्यादा कम बनेगा तो ड्वार्फ, जिसको हम बौना कहते हैं, एक्सिस बनेगा तो खली जैसा एक आदमी पैदा हो जाएगा। IGF-1 DNA सिंथेसाइज करता है। फादर मदर को अगर डायबिटीज है तो बच्चे को होने का चांस है 99%। ऐसे केस में उस बच्चे को डायबिटीज होने के पहले दिया जाए तो डायबिटीज होने की संभावना खत्म हो जाती है, क्योंकि ये DNA सिंथेसाइज करता है। IGF-2, इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर बिल्कुल इंसुलिन जैसा है, बॉडी में इंसुलिन जैसा बिहेव करता है, और IGF-1 पेनक्रियास को रिपेयर करता है। इस तरह डायबिटीज काबू में आता है। हमारे पास एक मरीज का बेस्ट एग्जांपल है, शेयर बाजार का किंग है,
नीलेश शाह करके, जिसको 13 साल से इंसुलिन लेता था, उसके बावजूद डायबिटीज हाई रहती थी, लेफ्ट आंख में उसको माइस्थेनिया ग्रेविस था। इस दवाई की वजह से उसका इंसुलिन छूट गया है, वो भी नॉर्मल डायबिटीज की दवाई पे प्लस इम्यूरिक ले रहा है और उसका माइस्थेनिया ग्रेविस ठीक हो चुका है। इस साल उन्होंने 13 साल के बाद पहली बार मैंगो खाई है। इसके अंदर है नो ग्रोथ फैक्टर। नर्वस सिस्टम के डॉक्टर को न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोफिजिशियन, न्यूरोसर्जन कहते हैं। शायद ही कोई नर्वस सिस्टम की बीमारी ठीक होती है। और हम बात करें एपिलेप्सी की, जिसको मिर्गी कहते हैं, लोग बरसों से दवा खाते हैं, ठीक नहीं होता है। मोटर न्यूरॉन, एल्जाइमर, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, न्यूरल्जिया, न्यूरोफाइब्रोमा, पार्किंसन, ये सब ठीक नहीं होता है। कुछ लोगों के आंखों के मसल्स वीक हो जाते हैं, जिसकी वजह से ब्लिंकिंग होती है, नर्व्स वीक होती है, उसको भी नो ग्रोथ फैक्टर चाहिए। एलोपैथ में कोई इलाज नहीं है। नो ग्रोथ फैक्टर सिर्फ दो ही तरीके से मिलता है। नो ग्रोथ फैक्टर के इंजेक्शन जो बना है, 20 टन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा में से नो ग्रोथ फैक्टर डिराइव करके एक इंजेक्शन बनता है, जिसकी कीमत है 1,89,000। लेकिन यहाँ पर नॉमिनल दाम में नेचुरल फॉर्म में दिया जाता है। 300 mg की एक गोली में 11.5% नो ग्रोथ फैक्टर है। तो इंजेक्शन जितना बेनिफिट सिर्फ इस गोली से मिलता है। ये नो ग्रोथ फैक्टर पीनियल ग्लैंड, पिट्यूटरी ग्लैंड और हाइपोथैलेमस को स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से हार्मोनल बैलेंस क्रिएट होने से इंसान को दीर्घायुष्य की प्राप्ति होती है और मेंटल कैपेसिटी बढ़ती है। इसके अंदर है प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर। डेंगू में या दूसरे फीवर में प्लेटलेट काउंट कम होने से ब्रेन में ब्लीडिंग से डेथ होती है। 4 गोली 4 बार दीजिए मरीज को, 5वें दिन प्लेटलेट काउंट 1 लाख क्रॉस कर जाएगा। 8 और 10 दिन के बाद रिपोर्ट देखोगे 1.5 लाख क्रॉस कर जाएगा। प्लेटलेट डिराइव्ड ग्रोथ फैक्टर इस दवाई इम्यूरिज के अलावा कोई दवा में नहीं है। इसका ऑप्शन है कि प्लेटलेट चढ़ाने पड़ते हैं, लेकिन ये दवाई प्लेटलेट काउंट मेंटेन करती है। इसके अंदर है ट्रांसफॉर्मिंग ग्रोथ फैक्टर अल्फा एंड बीटा, जिसका काम है लिप्स से लेकर एनस तक की हमारे जीआई ट्रैक्ट की सभी बीमारी पे काम करता है, जैसे कि अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, गैस्ट्राइटिस वगैरह। अब हम बात करेंगे इसके दूसरे हिस्से की, जिसको इम्यूनोमॉड्यूलेटर कहेंगे। तो प्रलय 2012 लोगों ने एक पिक्चर देखी होगी। उस पिक्चर में ऐसा है कि जमीन है वहाँ आसमान हो जाएगा, आसमान है वहाँ पानी हो जाएगा, ऐसा सब उलट पलट हो जाएगा। लेकिन खुशी की बात है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो फिर ये प्रलय 2012 क्या है, जिसकी शुरुआत आज से 16 साल पहले सूरत से हुई थी। सूरत में हुआ था प्लेग, दवाई ढूंढी गई, तब तक लाखों लोग मर चुके थे। उसके बाद डेंगू आया, डेंगू की दवाई ढूंढने के पहले लाखों लोग मर चुके थे। और महाराष्ट्र में आया स्वाइन फ्लू पूना में। तो उस स्वाइन फ्लू में इस इम्यूरिक दवा ने मिराकल काम किया था, क्योंकि इसके अंदर प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन और लैक्टोफेरिन है। ये 4 मॉलिक्यूल हमारी बॉडी की इम्यूनिटी को सेट करते हैं। और 17,000 मरीज की जान बची और उसके बाद टेमीफ्लू की खोज की गई थी। अगर ये दवा नहीं मिलती तो शायद ये स्वाइन फ्लू महाराष्ट्र से पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने तक फैलने की संभावना थी। तो आने वाले वक्त में ऐसे वायरस पैदा हो गए कि जिसकी दवाई ढूंढी जाएगी, तब तक इस पृथ्वी का 50% पॉपुलेशन खत्म हो जाएगा, ऐसे चांसेस है। तो इसका मतलब ये है कि हमें डरना किससे चाहिए? आप कहोगे वायरस से, लेकिन मैं कहूँगा नहीं, हमें डरना चाहिए हमारी इम्यूनिटी वीक हो रही है इससे। अगर हमारी इम्यूनिटी ठीक है तो वायरस हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकता है। तो वायरस के सामने लड़ने के लिए ईश्वर ने हमें दिया है लिम्फोकाइन्स, टी सेल्स, एंटीबॉडीज, बी सेल्स, किलर सेल्स। लेकिन इन दिनों ये हथियार ठीक से काम नहीं करते, क्योंकि हमारे बॉडी में एक मॉलिक्यूल है प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, ये वीक हो जाता है। इसका काम है वायरस को पहचानना, स्टॉक में से वेपन निकालना, उसको किल करना, याददाश्त में रखना, दोबारा आया तो फिर से मार देना। इसके अंदर इंटरफेरॉन, ये एंटीवायरल होता है। जब फीवर एक लिमिट को क्रॉस करता है तो डॉक्टर इंटरफेरॉन के इंजेक्शन देते हैं, जिसकी कीमत 80,000 से 1,10,000 होती है। वो इंजेक्शन भी फेल जाएगा अगर प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड मौजूद नहीं होगा तो प्रोलाइन रिच पॉलीपेप्टाइड, इंटरफेरॉन, इम्यूनोग्लोबिन एंटीवायरल, एंटीबैक्टीरियल, एंटीफंगल है। इसके अंदर है लैक्टोफेरिन। अगर एड्स के मरीज को 4 गोली 4 बार दी जाए, 5वें दिन 6ठे दिन उसका CD4 काउंट रिपोर्ट बढ़ जाएगा। दुनिया में ऐसा काम और कोई दवाई नहीं कर सकती। उसको 1 महीने में उसका डायरिया रुकेगा, वेट गेन होगा और डेफिनेटली उसके एड्स में इतना बेनिफिट होगा, यहाँ तक हम कह सकते हैं उसकी डेथ एड्स से नहीं होगी। ये लैक्टोफेरिन एंटी इन्फ्लेमेटरी, एंटी ट्यूमरस, एंटी कैंसरस है। अगर लेडीज को ब्रेस्ट में गांठ है 1 से 1.5 महीने में डिजोल्व होती है, ऐसे किससे है? यूट्रस फाइब्रोइड 3 to 6 मंथ, और ये कैंसर सेल्स ग्रोथ को रोक देता है। यहाँ पे एक एग्जांपल है हमारे पास, ये बच्चा है ट्यूबरकुलोसिस लिम्फेनाइट, ये 2.5 महीने में ठीक हुआ है, नहीं ये 5 हफ्ते में ठीक हुआ है। ये अल्सरेटिव कोलाइटिस,
जीवन भर ठीक नहीं हो सकता है, ये 2.5 महीने में ठीक हुआ है। ये एक पेशेंट है, पेरिप्लेजिया का, एक्सीडेंट में इसके दोनों पैर बेकार हो गए थे, बिस्तर पे पड़ा था, बेड सोर हो गया था। इसी कैप्सूल का पाउडर ड्रेसिंग में यूज़ किया गया, क्योंकि इसको हील करने एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर चाहिए, और 2-2 गोली 3 बार खाने को दी गई इम्यूरिच। ये 35 दिन में ठीक हुआ। इसके 15 फोटोग्राफ हमारे पास है। नोज कॉम्प्रेशन या स्लिप डिस्क जिसको कहते हैं, जहाँ पे आगे चल के ऑपरेशन करना पड़ता है। शायद ही ऐसा पेशेंट हमको कोई मिले जिसने 5 साल पहले स्लिप डिस्क या नोज कॉम्प्रेशन में ऑपरेशन किया हो और आज वो कह दे कि उसको कमर दर्द नहीं है। ऐसा केस मिलना मुश्किल है। लेकिन इस दवाई के अंदर IGF-1 है जो कार्टिलेज को रीजनरेट करता है, नर्व ग्रोथ फैक्टर है, एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर। ये 4 मॉलिक्यूल इस कंडीशन को 3 महीना, 6 महीना, 8 महीने रिपेयर करता है। लेकिन पेशेंट को पेशेंस चाहिए। अगर टीन एज के लड़के लड़की लेंगे तो उसकी स्किन और हेयर अच्छे रहेंगे। प्रेग्नेंट लेडी ले तो फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर होने के कारण गर्भ का विकास अच्छी तरह होगा। डिलीवरी के बाद माँ और बच्चे की हेल्थ के लिए अच्छा है। मेनोपॉज स्त्री के जीवन का ये सबसे इम्पोर्टेंट समय है, 35 से 45। इस वक्त हार्मोनल चेंज होता है, जिसकी वजह से उसका स्वभाव बदल जाता है। कभी गुस्सा आता है, कभी प्यार, कभी पागलपन, कभी ठंडी, कभी गर्मी, कभी भूख लगना, कभी नहीं लगना। उस वक्त आदमी कहता है अब तो पहले जैसी नहीं रही। इसीलिए झगड़े होते हैं और इसी उम्र में मैक्सिमम डिवोर्स होते हैं। और ये दवा हार्मोनल बैलेंस क्रिएट करेगी। इम्यूरिक ओल्ड एज की कॉमन कंप्लेंट है, थकान, वीकनेस, कमजोरी, नींद नहीं आना, बेचैनी, याद नहीं रहना। स्पोर्ट्समैन का स्टेमिना बढ़ाने के लिए ये बहुत अच्छा है। पहलवान को बॉडी बनानी है तो ग्रोथ फैक्टर चाहिए। डेंटल सर्जरी के दौरान ये लिया जाए तो रूट कैनाल फ्यूज हो जाएगा, जिंदगी भर साथ देगा, और दांत अच्छे हैं तो खराब नहीं होंगे। कैटरेक्ट के ऑपरेशन के दौरान ये लिया जाए तो जिस हीलिंग को 100 महीना लगता है वो हीलिंग सिर्फ 5 दिन में होगी, क्योंकि इस हीलिंग के लिए एपिडर्मल एंड फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर चाहिए, जो आपको इस इम्यूरिच के अलावा और कोई दवाई से नहीं मिलेगा। सिरोसिस ऑफ लीवर, जहाँ लीवर 90 या 95% तक खत्म हो गया है, IGF-1 इसको फिर से रिडिजाइनिंग कर देगा 1 से 3 महीने के अंदर। उम्र बढ़ने की प्रक्रिया को स्लो करने वाला और रोकने वाला दुनिया का सबसे पावरफुल एंटी एजिंग जो है वो है ग्रोथ फैक्टर एंड पेप्टाइड। यहाँ आप देख रहे हो आखिरी स्टेज पे लकड़ी वाले दादाजी है, तो लकड़ी वाले दादाजी बनना या आज से निर्णय लेके इसका सेवन करके 3रे या 4थे लेवल पे रह के स्मार्ट बुड्ढा बनना, या लकड़ी वाले दादाजी, ये निर्णय आज लेना पड़ेगा, क्योंकि कल तो लकड़ी हाथ में होगी। ये किसको खाना चाहिए? 122 करोड़ के पॉपुलेशन में हर इंसान ने खाना चाहिए, इसलिए कि जब हम पैदा हुए थे तब माँ के दूध से 90 तत्व मिले थे, रोज मिलते रहे, जिंदगी के आखिरी सांस तक मिलते रहे, तो जिंदगी कैसी होगी? जीने जैसी होगी, क्योंकि उस जीवन में घुटना खराब नहीं है, उस जीवन में पैरालाइज नहीं है, हार्ट खराब नहीं है, ब्रेन खराब नहीं है, बड़ी बीमारियां नहीं है। तो सफल जीवन उसे कहते हैं कि हम स्वस्थ जीवन जिए। ईश्वर ने आयुष्य हमें दिया है ताकि हम स्वस्थ रहें और जो संपत्ति हमें मिली उसको अच्छी तरह भोग सके और अच्छा जीवन निर्वाह करे। इसका डोज क्या है? 5.5 महीने के अंदर के बच्चे के लिए आधी गोली, 5.5 महीने से 4 साल के लिए 1 गोली, 4 से 12 साल के लिए 1-1 गोली 2 बार, 12 साल के ऊपर 1-1 गोली 3 बार। ये डोज हेल्दी लोगों को हेल्दी रहने का है, बीमार आदमी को इससे डबल, बड़ी बीमारी में 3 या 4 गुना। ये दवा खाने का तरीका है, खाना खाने के 1 घंटे पहले खाना चाहिए या खाना खाने के 2 घंटे बाद खाना चाहिए, यानी कि खाली पेट खाना चाहिए। और इसके अंदर इसकी कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि ये गाय के पहले 3 दिन के दूध से बना है। किसी दवाई के साथ इसका रिएक्शन नहीं आता है। और पेशेंट की जो रेगुलर दवाई चलती है वो बंद किए बिना इस दवाई को चालू रखना है। जैसे कि कोई मरीज बीपी की 2 गोली खा रहा है बीपी के लिए, आप ये दवाई शुरू करिए, आगे चल के उसको 2.25 गोली खाना पड़ेगा, 1.5 खाना पड़ेगा। ऐसा करते करते हमारे पास एग्जाम्पल है, 2 गोली में से 1/4 गोली पे आया हुआ एग्जाम्पल है। इंसुलिन ले रहा है तो धीरे धीरे ये दवा और इंसुलिन चालू रखे, डोज कम होते जाएगा। थायराइड की दवा है तो धीरे धीरे डोज कम होते जाएगा। इसी तरह आगे चल के वो मेडिसिन छूटने की पूरी संभावना है। इसमें कई प्रकार के मिनरल्स और विटामिन है, जिसका काम है हमारे बॉडी में उत्पन्न होने वाला फ्री रेडिकल, नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो टॉक्सिन, उसको न्यूट्रलाइज करता है। और इस तरह कई प्रकार के जो इसके अंदर मिनरल्स विटामिन है वो हमें हेल्प करते हैं। और डॉक्टर रमेश पाटिल का अभियान है हेल्दी इंडिया। इस हेल्दी इंडिया अभियान में हमें भी अपना रोल अदा करना चाहिए, क्योंकि हमें अपने देश की प्रगति करनी है। वो देश प्रगति करता है जिसकी प्रजा हेल्दी हो। और वैसे भी बड़े बड़े भविष्यवेताओं ने 500 या 1000 साल पहले कहा है
कि इंडिया एक दिन महासत्ता बनेगा। माया सभ्यता ने कहा है, नोस्ट्राडेमस ने कहा है, और वो बात जरूर सच होगी, क्योंकि वो देश महासत्ता बन सकता है जिस देश की प्रजा हेल्दी हो, और जिस देश की प्रजा हेल्दी है वो देश दुनिया में सबसे ज़्यादा संपत्ति बनाता है।